अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? ओके जी, तो कल हमने इस स्लाइड तक कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। यस सर, यहाँ तक हो गया वालेकुम था। अस्सलाम। ठीक है जी। ओके जी, तो हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी। प्रॉब्लम डिफाइन करके और सिम्टम्स को क्लेरिफाई करके, प्रॉब्लम को डिफाइन करके हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द nature of the problem and research objectives, we have to select the research design. रिसर्च डिज़ाइन में हमने एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रीवियसली देख रखी है। कॉजल एक और रिसर्च है जिसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में फर्दर एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, जहां पर काज और अफेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है कि अगर एक काज क्रिएट किया जाए तो उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि अगर मार्केटिंग चैनल्स में से या मार्केटिंग मीडिया में से अगर प्रिंट मीडिया को छोड़ के ऑनलाइन मीडिया के ऊपर सारी कैंपेन कर दी गई तो क्या हुआ। ठीक, सोशल मीडिया में से अगर 90% मार्केटिंग कैंपेन यूट्यूब पर की गई तो क्या हुआ, किस चैनल पर कितना प्रोपोर्शन बढ़ाने से किस तरह का रिजल्ट आया, प्राइस कम करने से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज करने से क्या हुआ, पैकेजिंग साइज कम करने से क्या हुआ या बढ़ाने से क्या हुआ, एक कास्ट के अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आया। तो मार्केटिंग रिसर्च अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारे पास तीन चीज़ों में जाएगी, एक्सप्लोरेटरी में, डिस्क्रिप्टिव में या कॉजल रिसर्च में। तो एक्सप्लोरेटरी हम बात कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो डिफाइंड नहीं होती। ठीक है जी, प्रॉब्लम को मज़ीद रिफाइन करने के लिए, उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, स्मॉल स्केल पर करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स को यूटिलाइज करते हुए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। अगर प्रॉब्लम हमारे पास क्लियरली आइडेंटिफाइड हो चुकी है, रिफाइंड हो चुकी है, तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे चले जाते हैं। और इसी तरह से अगर काज और अफेक्ट हमने देखना है तो काज एंड अफेक्ट वाली कॉजल रिसर्च पे चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथड हमें क्वालिटेटिव डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, उसकी बेसिस पे दो हमारे पास उसकी डिजाइन बन जाती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। विद इन स्टडी दोनों किस्म का डेटा हो सकता है, क्वालिटेटिव भी इंक्लूड हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक जी, नाउ लेट्स से कि हमारे पास प्रॉब्लम है जहाँ पर वी आर अनश्योर ऑफ द प्रॉब्लम से वी आर अनश्योर, तो हम चले जाएंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, वो रिसर्च फॉलो होगी। ठीक जी, जैसे कि वाई आर सेल्स डिक्लाइनिंग, सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है। अब ये क्यों के पीछे कितने आंसर हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा, देन वी हैव अ प्रॉब्लम वेयर वी आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम से हम अवेयर हो चुके हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, which physicians are prescribing the product, which physicians are not prescribing the product, इस तरह। और उसमें फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें पता चल गया कि जी प्रिस्क्रिप्शन नहीं जनरेट हो रही, राइट। तो कौन से जनरेट कर रहे हैं, कौन से जनरेट नहीं कर रहे, उससे हमें पता चल जाएगा। ओके जी, देन कॉजल रिसर्च में प्रॉब्लम हमारे पास फर्दर क्लियरली डिफाइंड है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से भी ज़्यादा जब क्लियरली हमारे पास डिफाइंड है। जैसे हमने कल हॉस्टल की एग्जाम्पल में जब हमने देखा था
कि टीवी का हमारे पास केस निकल के आया था, केबल टीवी फ्री ऑफरिंग का। तो यूनिवर्सिटी अगर अपने हॉस्टल में फ्री केबल टीवी प्रोवाइड कर देती है तो क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर क्लियरली आइडेंटिफाइड हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में से हम फर्दर चीज़ें निकाल के आ गए कि किस तरह की टीवी चाहिए होगी, किस तरह के चैनल्स चाहिए होंगे, कितने टाइम तक उसको अलाउ करना चाहिए, ये सारा फाइंड आउट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कि जब ऐसा किया तो क्या हुआ, ऐसा किया तो कैसा हुआ। ओके जी, फर्दर एग्जांपल हमारे पास गजल में विल पेशेंट्स परचेस मोर इन अ न्यू फार्मूलेशन। अगर न्यू फार्मूलेशन बना दी तो पेशेंट्स उसको ज्यादा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। न्यू फार्मूलेशन से उसका लिंक बन जाएगा। ठीक है जी, देन फर्दर हमारे पास वुड प्रिस्क्राइबर बी इंटरेस्टेड इन कॉम्बिनेशन ड्रग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कॉम्बिनेशन ड्रग में वो इंटरेस्ट होगा उसका या नहीं होगा, यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर होगा तो किन फीचर्स और बेनिफिट्स की वजह से होगा और किस प्राइस रेंज में होगा, डिफरेंट चीज़ें को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अच्छा जी, फिर उस पर कौन से कैंपेन हम लगा सकते हैं या किस तरह का कॉम्बिनेशन जब लॉन्च करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे हमने पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, मेथड के हिसाब से हमारे पास ये डिज़ाइन है। फिर अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें इनिशियल पे करनी होती है, स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स पे करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लार्जर साइज पे चले जाते हैं और कॉजल रिसर्च पर। अच्छा जी, देन क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। अकॉर्डिंग टू मेथड जो डिज़ाइन हम सेलेक्ट करेंगे वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड से चलना चाह रहा हूँ ताकि हम इसको जल्दी से मार्केटिंग रिसर्च को कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक स्टार्ट करें। अगर कहीं आपको कोई बात पूछनी हो, कोई बात आपको ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिए। ओके सर। तो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव में से डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन की नेचर क्या है। जब हम नंबर्स जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी ऑफ आवर कस्टमर्स आर प्रेफरिंग आवर प्रोडक्ट, देन इट इज क्वांटिटेटिव। व्हाई कस्टमर्स आर प्रेफरिंग आवर प्रोडक्ट, देन इट इज क्वालिटेटिव, राइट। रिसर्च की नेचर, रिसर्च की जो नेचर है हमारी, उसमें हमें क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है तो क्वांटिटेटिव पे चला जाएगा, और अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो वो क्वालिटेटिव पे होगा। यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, पर्पस अगर एक्सप्लोरेटरी होगा तो क्वालिटेटिव रिसर्च पे होगा। ठीक जी, देन फोकस ज़्यादातर अगर हिस्टोरिक डेटा पे, पास्ट के डेटा पे अगर चल रहा होता है, जैसे कि अगर प्रीवियस 3 ईयर्स से हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, उसका अभी तक का एक्सपीरियंस कस्टमर्स का कैसा है, क्या उनकी फीडबैक है। हिस्टोरिक है तो क्वांटिटेटिव पे हो, क्वालिटेटिव फ्यूचर बेसिस पे डिटर्मिनेशन होगी तो क्वालिटेटिव में चला जाएगा कि कौन खरीदेगा, किस बेसिस पे खरीदेगा, क्यों पसंद करेगा प्रोडक्ट को। फाइंडिंग्स की नेचर अगर ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल है तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटेटिव पे जाएगा, और जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का डेटा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन उसमें आती है, और ऐसा डेटा जैसा कि हमने प्रीवियसली जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एक और कंपैरिजन हमने देखा था तो उसमें देखा था कि इन डेप्थ एनालिसिस करनी होती है हमें क्वालिटेटिव में। तो जिस तरह की फाइंडिंग्स हमारे पास निकल के आ रही हैं, अगर उसमें इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायर्ड है तो वो क्वालिटेटिव है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन है ओपिनियंस की, बिलीफ्स की, तो भी वो क्वालिटेटिव बन जाएगा, और अगर इजीली मेजरेबल है तो वो क्वांटिटेटिव है। फाइंडिंग्स वंस अगेन क्वांटिटेटिव में नंबर्स की फॉर्म में आएंगी, और क्वालिटेटिव में जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके ओपिनियंस, बिलीव्स, उनके एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट्स वगैरह, उसके जो लेवल्स हैं वो क्वालिटेटिव में चले जाएंगे। सैंपल साइज क्वालिटेटिव में स्मॉल है और क्वांटिटेटिव में लार्ज है। ठीक जी, देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमें किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन होनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, देन उस पॉपुलेशन में से हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम उसका निकालना है। सैम्पलिंग फ्रेम जब हमारे पास अवेलेबल होगा
तो उस सैम्पलिंग फ्रेम में से सैंपल निकालने की क्या टेक्निक हम यूटिलाइज करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी पे होगा। उसके बाद उसका सैंपल साइज डिटरमाइन करना है, देन सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके और सैंपल को वैलिडेट करना है। राइट जी। अब हमारे पास पहले हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है। टारगेट पॉपुलेशन से भी मीन अगर मैंने कराची के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो कराची में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। राइट जी। अगर मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स मेरी टारगेट पॉपुलेशन। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो 500 ईयर्स के मॉर्निंग इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट पॉपुलेशन। अगर मैंने फाइनल प्रोफेशनल इवनिंग सेशन के स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सिर्फ ये एक क्लास में ही टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब लेट से कि फाइनल ईयर इवनिंग सेशन में भी टारगेट पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, किस किस नाम से हैं, उसकी एक लिस्ट जो है वो मेरे पास मौजूद होगी। उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, सैंपल फ्रेम। राइट। नाउ लेट से कि कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर अगर कोई रिसर्च करनी है, कार्डियोलॉजिस्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, रिसर्च सब्जेक्ट हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है, तो पूरे पाकिस्तान में थ्रू आउट पाकिस्तान कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। लेट से कि पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन से मिल जाए, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से मिल जाए, या जो लोकल मेडिकल एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ से मिल जाएगी, या किसी और तरह का ऐसा रिकॉर्ड ज़रूर मौजूद होगा जहाँ से कि कार्डियोलॉजिस्ट की एक लिस्ट मौजूद मुझे मिल जाए। इसी तरह से अगर फार्मासिस्ट मेरी पॉपुलेशन है, फार्मासिस्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान के जो फार्मासिस्ट हैं वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। अगर मैं सिर्फ सिंध के फार्मासिस्ट की बात करूंगा, तो सिंध के फार्मासिस्ट मेरी पॉपुलेशन है। अब इनकी जो सिंध में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनकी लिस्ट मुझे कहाँ से मिलनी चाहिए? फार्मेसी काउंसिल से मिलनी चाहिए, ठीक है, या फार्मासिस्ट एसोसिएशन से मिलनी चाहिए। तो वो जो एक लिस्ट हमारे पास, जो एक डेटा मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं सैंपल फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है। अच्छा, अब ये सैंपल फ्रेम पे डिपेंड करता है कि सैंपल फ्रेम कब जो है ना अपडेट हुआ है, अपडेट कब हुआ है, उसमें कितना डेटा है, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें जो 2019 की अगर फार्मासिस्ट की, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो लिस्ट है मेरे पास, हो सकता है कि उसमें से 50 फार्मासिस्ट जो है 2020 में पाकिस्तान छोड़ के चले गए, या सिंध छोड़ के पंजाब चले गए। ठीक है जी। इसी तरह से 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में कोई नए बेच जो है वो मार्केट में आए हो, नए फार्मासिस्ट आए हो, उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करा ली हो, लेकिन वो लिस्ट में ना पहुंच सके हो। ये हमारे पास जनरेट करेगा सैंपल फ्रेम एरर, सैंपल फ्रेम एरर आएगा, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे पास आने चाहिए लेकिन नहीं आए होंगे, और जो लिस्ट में आ गए होंगे वो मार्केट में मौजूद नहीं होंगे। राइट जी। वो है हमारे पास सैंपल फ्रेम एरर। तो पॉपुलेशन हमारे वो सारे लोग हैं जो कि जिनसे कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, सारे लोग किसी भी गिवन कैटेगरी के या क्राइटेरिया पे उतरने वाले, उसकी जो हमारे पास एक लिस्ट या डेटा मौजूद होगा ऑलरेडी, वो है हमारे पास सैंपल फ्रेम। और अगर नहीं हमारे पास इस तरह का कोई होगा, तो पहले हम बनाएंगे उसको। ठीक है जी। लेट से कि हम कहते हैं कि हमें शॉपिंग मॉल्स पे, शॉपिंग मॉल्स में जो फार्मेसीज बनी हुई हैं, उन फार्मेसीज पे जो कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को, विजिटिंग कस्टमर्स को से हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो पहले जो शॉपिंग मॉल्स हैं, लेट से कि कराची, हमारी पॉपुलेशन है कराची के अंदर जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर हमें कहीं से लिस्ट नहीं मिलती है इस तरह की कि कितने शॉपिंग मॉल्स हैं और उन शॉपिंग मॉल्स में कितनी फार्मेसीज हैं, तो पहले हमने ये वर्कआउट करना होगा कि जी इम्तियाज़ है, 6 से आशाम है,
और जितने भी हैं ये सारी लिस्ट बना के और उसके बाद फिर हम फर्दर सैम्पलिंग के स्टेप्स पे जाएंगे। ठीक है जी। देन सैंपल फ्रेम एरर हमारे पास आ गया इसी तरह से। देन हमने सेलेक्ट करना है सैंपल जो कि सैंपल रिप्रेजेंट करेगा हमारी पॉपुलेशन को। जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से जो हम एक स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या स्मॉल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी पॉपुलेशन को। ये हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं सैंपल फ्रेम में से। सैंपल फ्रेम नहीं होगा तो सैंपल फ्रेम हम पहले बनाएंगे और फिर हम सैंपल उसमें से सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि सैंपल फ्रेम में इट सेल्फ थोड़ा सा एरर पॉसिबल हो सकता है, इसी वजह से जो सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे उसमें भी एक एरर पॉसिबल हो सकता है ड्यू टू सैंपल फ्रेम एरर। राइट, यानी कि ऐसे लोग जो कि लिस्ट में नाम डला हुआ है अगर वो हमारे सैंपल में आ गए तो सैंपल एरर हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? समझ में आ रही है बात? नहीं यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है, समझ गए। देन सैंपल यूनिट हमारा वो इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट है या इंडिविजुअल यूनिट है जो कि हमारे उस पूरे सैंपल में मौजूद है, उसको हम कहते हैं सैंपल। ओके जी, तो सैंपल साइज टारगेट पॉपुलेशन हमने पहले डिटरमाइन कर दी है। सैंपल सिलेक्शन मेथड हम देखना है कि हम रेंडमाइजेशन की तरफ जाएंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। कितना होना चाहिए सैंपल साइज? इतना होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस शो करा सके। ठीक है, डेटाबेस स्टैटिस्टिकल उसमें सिग्निफिकेंस शामिल होनी चाहिए और इतना होना, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि बजट से बाहर चला जाए। राइट जी, तो ये आई थिंक मैं चीज़ें आपको प्रीवियस सेमेस्टर में बताई हैं मैंने आपको ना, ये दो चीज़ें। जनरली हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक, मैं याद बता देता हूँ। ओके सर। अच्छा, दो तरह की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं फाइनाइट, एक अनलिमिटेड पॉपुलेशन जहाँ पर कि पॉपुलेशन का साइज पता ना हो आपको, ठीक है ना, हमें पॉपुलेशन का साइज पता नहीं होता, और दूसरे केस में जहाँ पर कि हमें पॉपुलेशन का साइज जो है मालूम होता है। ठीक है जी, तो n हमारा सैंपल साइज है, n हमारा पॉपुलेशन है और p जो है वो प्रोपोर्शन है कि कितना प्रोपोर्शन होगा। लेट से कि डायबिटीज का अगर हम कहते हैं 22 या 20% अगर प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, ठीक है जी, तो यहाँ हमें पॉपुलेशन पता हो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ यहाँ लिख के प्रोपोर्शन 22% है, तो ये आएगा 0.22। ठीक है जी, बाकी जेड स्क्वायर दूसरा स्टेटिस्टिकल फंक्शन है जो कि रिलेट करता है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो टेबल होती है उस टेबल के अगेंस्ट में हमें जी स्कोर मिल जाता है। अगर 95% रखना है तो कितना होगा जी स्कोर का लेवल, वो हम उस टेबल से देख के यहाँ पे रख लेते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन का साइज डिफाइंड नहीं होता ये इक्वेशन यूज करके हम कर लेते हैं, और जहाँ डिफाइंड होता है वहाँ ये इक्वेशन यूज करके सैंपल साइज डिटरमाइन कर लेते हैं। अच्छा, उमूमन जो मैक्सिमम सैंपल साइज आता है वो आता है 384 मैक्सिमम। जब आप जाएंगे ये आप करके देख सकते हैं इन दो जगहों पे, राव सॉफ्ट पे और सर्वे मॉन्की पे। राव सॉफ्ट का ये आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप राव सॉफ्ट सैंपल लिखेंगे गूगल में तो आपको पहला लिंक वो इसी का कैलकुलेट करके निकाल के दे देगा। इसके ऊपर इक्वेशंस भी मौजूद हैं। इन इक्वेशन में क्या क्या चीज़ यूटिलाइज हो रही है वो भी आपको इसी वेब पे मिल जाएगा। इसमें आपको एक फॉर्म दिया हुआ होगा, उसमें ये आपसे पूछेगा कि आपका टारगेट पॉपुलेशन का साइज कितना है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो कितना है, और आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रखना है, और सैंपल एरर कितना आप पॉसिबल रख सकते हैं। उसकी बेसिस पे ये आपको लेट से कि आप 10,000 का पॉपुलेशन साइज उसमें डाल के देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ और 5% मार्जिन एरर के साथ, तो उसमें आप डिफरेंट डेटा डाल के देखें तो आपको आइडिया होगा कि कितना सैंपल साइज निकलता है कितनी पॉपुलेशन का। मैक्सिमम ये जाता है 386 पे। ठीक है, तो ऑनलाइन आप इन दो चीज़ों की मदद से कर सकते हैं। ये ज़्यादा यूटिलाइज होता है जब एप्लीकेशन से साइंटिफिक, उसमें इसके रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलेंगे राव सॉफ्ट के। इस लिंक को आप
जाके और चेक कर सकते हैं, सैंपल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, देन मार्केटिंग रिसर्च सैम्पलिंग के मेथड्स प्रोबेबिलिटी पे होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी पे होते हैं। ये आपको यकीनन स्टैटिस्टिकली जो आप पढ़ के आए उससे आपको आइडिया होगा कि क्या दो चीज़ों का मतलब है। जी मरियम बोल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वो सलाम। जो सर्वे मंकी जो आपने लास्ट साइट पे भी बताया ना, प्रीवियस स्लाइड पे, तो सर वो भी एक वेबसाइट है कैलकुलेशन के लिए, ये वाली थोड़ी बात बताइएगा। जी हाँ, ये दोनों वेबसाइट हैं। इस पे एक तो सर्वे मंकी जो है उस पे आप अपना सर्वे भी क्रिएट कर सकते हैं और उस पे आपको सैंपल साइज का कैलकुलेटर भी एक दिया हुआ होता है कि डिपेंडिंग ऑन योर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, उसमें एक तो आपका पॉपुलेशन साइज है, दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है और तीसरा जो है मार्जिन ऑफ एरर है, जिसे कि अमूमन 5% रखा जाता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप 95% रखेंगे और मार्जिन ऑफ एरर 5% रखेंगे। बाकी आप पॉपुलेशन जितनी आपकी है उसको आप जो पॉपुलेशन आपके सामने है, जो आप समझते हैं, उसका डेटा डाल के और जब आप क्लिक करेंगे उसको कैलकुलेट पे तो सैंपल साइज निकाल देगा आपको कि जी 120 नंबर्स आपको चाहिए या 200 नंबर्स चाहिए या 300 नंबर्स चाहिए। ठीक है ना। आप ओके इसको सर। इस तरह से जाके करके देखें, राव सॉफ्ट पे आप जाके करके देखें कि पहले आप अपनी सिर्फ अपनी क्लास की पॉपुलेशन उस पर डालें, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 5% मार्जिन के साथ, राइट जी। लेट से कि ओके। आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं तो आप उसको देखें कि आपको कितना मिनिमम सैंपल चाहिए होगा। ठीक है। सही। देन आप इवनिंग और मॉर्निंग दोनों को प्लस करके देखें कि कितना अब आपको सैंपल चाहिए। फिर आप 5 साल का अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट के नंबर्स जो है वो ऐड करके देखें। फिर आप अप्रोक्सीमेट पूरी हमदर्द यूनिवर्सिटी के अप्रोक्सीमेट नंबर ऐड करके देखें कितना आपको सैंपल चाहिए होगा। इसी तरह से फिर आप अप्रोक्सीमेट आइडिया पूरे कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का लगा कर देखें कि वहाँ से फिर कितना सैंपल आपको चाहिए होगा। ऑलराइट सर। ठीक है। यस। तो ये मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम जाएगा 384 पे। इसमें फिर फर्दर हम प्लस करते हैं 15%। इसलिए प्लस करते हैं ताकि अगर बीच में कोई सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता या गलत जो है वो फॉर्म फिल कर देता है तो वो हमारा नंबर जो है वो डिस्टर्ब ना हो सके। 384 मिनिमम लाजमी चाहिए, 15% एहतियातन उसमें मजीद रखा जाता है। ऑलराइट सर। ठीक ठीक है सर, ऑलराइट। है। यस। थैंक यू। ठीक जी। तो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी आपको पता है, इसमें हमारे पास ये 6 टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स हमने, ये तो आई थिंक आई एम श्योर कि हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी किए थे। दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल रैंडम में जहाँ पर कि बिल्कुल सिंपल रैंडम हो जाती है चीज़ें ना, हर आइटम के पास इवन चांस होता है लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। नाउ लेट्स से कि अगर आपकी क्लास की हम लिस्ट बनाएं स्टूडेंट्स की और हम ये कहें कि एवरी 5th स्टूडेंट अल्फ़ाबेटिकली हमने अरेंज कर दिया आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम, और सैंपल लेते हुए सिंपल रैंडम में हमने ये कहा कि एवरी 5th स्टूडेंट जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जो भी 5th नंबर पे आ रहा होगा हर 5वें नंबर पे वो उसको हम एज अ सैंपल निकालते जाएंगे। ठीक है। या ये लिस्ट बना के और इसको एक्सेल पे एक हमारे पास फार्मूला होता है रैंडम नंबर का, RND इज इक्वल, यानी कि आपके नाम की एक लिस्ट है एक कॉलम में, उसके लेफ्ट साइड पे जाके और आप स्टार्ट पे डालेंगे इज इक्वल टू RAND, तो नीचे जो पहला फार्मूला आ जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा लेफ्ट साइड के कॉलम। रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। रैंडम नंबर्स को फिर आप अलाइन कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर उसमें से पहले 10 नंबर्स भी ले लें स्टूडेंट्स। समझे ये बात? समझे नहीं समझे? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। या इसी तरह से अगर आप सारे स्टूडेंट्स के जो है वो पर्ची पे नाम लिख के उसको एक बॉक्स में डाल के उसको आपस में मिला के और 10 उसमें से पर्चियां निकाल लें और सैंपल हो जाएगा, सिंपल रैंडमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। ये देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमने देखा था कि इट इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स
विच आर नोन एज स्ट्रेटा, ठीक है जी, ताकि हर एज ग्रुप्स के या जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं उन हर ग्रुप में से पॉसिबल हो जाए सैंपल का निकलना, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ग्रुप जो है एक सर्टेन एज ग्रुप बन गया, ठीक है जी। अच्छा, मेल फीमेल हो गया या सर्टेन एज ग्रुप्स हो गए, इस तरह के स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं टू मेक श्योर कि हर ग्रुप में से, हर स्मॉलर ग्रुप में से सैंपल आ सके रिप्रेजेंटेटिव। क्लस्टर सैम्पलिंग वो मेथड है जो उसमें कि पॉपुलेशन एक्सटर्नली होमोजेनस होती है लेकिन इंटरनली हेटेरोजेनस होती है। एक्सटर्नली होमोजेनस बट इंटरनली हेटेरोजेनस, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हम स्ट्रेटा बना रहे थे, इस स्ट्रेटा का पर्पस हमारे पास ये है कि हर स्ट्रेटा में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसमें से निकल के आ सके। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में पहले ये होगा कि पहले हम क्लस्टर्स बनाएंगे, क्लस्टर्स बना के उसको किसी और मेथड के थ्रू उसकी रैंडमाइजेशन करेंगे। पहले क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर की रैंडमाइजेशन होगी, उस रैंडमाइजेशन में से निकल के जो चीज़ें सामने आएंगी फिर उनमें से फर्दर जो है उसकी सैम्पलिंग मेथड उस पर अप्लाई होगा जो भी हम लगाना चाहें। यानी कि अगर हम थ्रू आउट द पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी अगर टारगेट पॉपुलेशन है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो इसके हम क्लस्टर बना देंगे कि एक क्लस्टर है कराची का, एक क्लस्टर हैदराबाद का, सक्कर का, लड़काना, जैकबाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस तरह से हर सिटी का एक क्लस्टर होगा। अब लेट से कि हमारे पास 20 सिटीज आ गए पाकिस्तान के, इन 20 सिटीज की पहले रैंडमाइजेशन होगी। अब इनमें से लेट से कि कोई भी 5 निकल के सामने आ गए सैंपल, उसमें कराची आ गया, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा आ गया। अब ये 5 हमारे पास क्लस्टर के थ्रू सैंपल निकल के आए हैं, इनमें से जो अब हमने रैंडमाइजेशन करनी है वो प्रोबेबिलिटी पे करें, सिंपल पे करें या किसी और मेथड के थ्रू करें, एक और स्टेप इन्वॉल्व होके एक और सैंपल निकल के आएगा उसमें से, ठीक है ना। अच्छा जी, देन कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जो कि रिसर्चर अपनी आसानी के हिसाब से करता है, उसकी ईज ऑफ एक्सेस की वजह से कर रहा होता है, जिसको वो पहुंच सकता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो ज्यादा बेहतर होंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकेंगे। लेट से कि अगर आपसे कहा जाए कि जी आप अपने आपने रिसर्च अपने क्लासमेट्स के ऊपर करनी है और आपके पास 80 में से सैंपल साइज निकल के आता है अगर 20, तो कन्वीनियंस सैंपल के थ्रू जो जिनके आपके पास कांटेक्ट नंबर्स होंगे जिनको आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं उनको एक्सेस कर देंगे 20 स्टूडेंट्स को, दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्चर की अपनी एनालिसिस, अपना उसका एक्सपीरियंस या एज अ फिल्टर के तौर पर जो है वो रिसर्चर काम कर रहा होता है। लेट से कि अगर एक फिजिशियन है, फिजिशियन एनरोल करेगा पेशेंट्स को क्लिनिकल ट्रायल में, तो फिजिशियन अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्यूमेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अलावा अगर कोई पॉइंट उसके पास ऐसा है कि वो समझे कि इस पेशेंट को इस स्टडी में नहीं एनरोल करना चाहिए या करना चाहिए, तो उसकी बेसिस पे वो उसको एनरोल करा देगा। इसी तरह से जैसे अगर मैं कहूँ कि जी मैंने फीडबैक लेनी है क्लास से इंटरैक्टिव सेशंस के बारे में, ठीक है जी, तो इंटरैक्टिव सेशंस के लिए मैं एज अ रिसर्चर ऐसे स्टूडेंट्स को सैंपल में लेके आऊंगा जो कि इंटरैक्टिव सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक जी, बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उसकी बेसिस पे वो कहलाती है जजमेंटल सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में से जब हम एक पॉपुलेशन, जी जी बोलो। कन्वीनियंस सैम्पलिंग और जजमेंटल में फिर क्या फर्क होगा? देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग में तो ये फर्क है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि लेट से कि एक फार्मेसी चेन पे हम वॉक इन कस्टमर्स हमारे टारगेट पॉपुलेशन है,
ठीक है, ये वॉक इन कस्टमर्स। अब ये वॉक इन कस्टमर्स जो हैं दिन में अगर 300 हैं, 300 की अगर हम जब रेंडमाइजेशन के थ्रू जाते हैं, 300 में से सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कस्टमर वॉक इन कर रहा है उस पर, सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक आ रहा है। अब रिसर्चर तो उस पर खड़ा नहीं हो सकता ना, 16 घंटे तो खड़ा हो नहीं सकता वहाँ फार्मेसी पे कि लेट से कि हमने कहा कि फार्मेसी पे सुबह 8 से रात 12 बजे तक जो वॉक इन कस्टमर्स हैं उसमें से एवरी 30th जो कस्टमर होगा वो हमारा होगा, सैंपल में आएगा वहाँ पर। अब हर 30वां जो कस्टमर है वो आपने इंक्लूड करना है। लेट से आपको 20 का सैंपल चाहिए और हर 30 कस्टमर के बाद या 29 कस्टमर्स के बाद जो 30वां कस्टमर होगा उसको इंक्लूड करना। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स की बात पे आ जाएं, स्टूडेंट्स की बात पे आ जाएं और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स में, पूरी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स में 5 साल के मॉर्निंग इवनिंग की लिस्ट में से अगर आपके पास 50 का सैंपल साइज बनता है, उस 50 में से हो सकता है कि सिर्फ 10 लोग ऐसे हो जिनको आप जानते हो, बाकी 40 को आप नहीं जानते। उनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, किस टाइम पे आपको मिलेंगे, किस टाइम पे आपको नहीं मिलेंगे। तो उन 40 को आपने एक्सेस करना है बाकी को, क्योंकि वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के तहत आपने नहीं किया। अगर आपने 50 आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है तो आप 50 अपनी क्लास में से भी सारे लेके कह सकते हैं कि जी मुझे यही अवेलेबल थे, मेरी कन्वीनियंस में यही आ रहे थे, ये मेरी कन्वीनियंस है। तो सर जजमेंट में तो हम ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। जजमेंट में नहीं, जजमेंट में आपकी मर्जी जो है ना वो कन्विंस की बेस पे नहीं है ना, उसकी बेस पे है कि आप ये देख रहे हैं कि ये एलिजिबल बनता है या नहीं बनता। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि जी मैं मॉर्निंग और इवनिंग पे रिसर्च करना चाहता हूँ या ये इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ इंटरएक्टिव सेशंस की फीडबैक के बारे में, ठीक है ना। अब उसका एक तरीका तो ये है कि जो मेरे पास पहले 10 स्टूडेंट होंगे जो मुझे आसानी से जिनसे मैं कंडक्ट कर लूंगा, वो हो जाएगी मेरी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लेकिन अगर उन 10 लोगों में मैं ये समझता हूँ कि 8 लोग इंटरएक्टिव सेशंस को अटेंड करने वाले ही नहीं है, इसलिए जो वो फीडबैक देंगे वो रिसर्च के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो क्या डेटा देंगे मुझे। ठीक है सर। सही है ना, तो ये चीज है। जी सर। इसमें एक रिसर्चर एज अ फिल्टर के तौर पे काम करेगा। कन्वीनियंस में तो जो आसानी से मिल जाएगा वो क्रॉस कर जाएगा उस बैरियर को, जबकि जजमेंटल में ये होगा कि रिसर्चर एक बैरियर है, वो उसको अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो वो उसको हटा देगा, उसको सैंपल को या सैम्पलिंग यूनिट को। ओके सर। जबकि कन्वीनियंस में हटाएगा नहीं उसको। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी। देन कोटा सैम्पलिंग एक सर्टेन कोटा की बेसिस पे एक पॉपुलेशन पे कोई कोटा लगा के एज का या एजुकेशन का या क्वालिफिकेशन का या किसी एक्सपीरियंस का सर्टेन कोटा लगा के उस कोटा में से जो है वो सैम्पलिंग ली जाती है। जैसे कि अगर हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे रिसर्च करनी है तो जी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिनकी के प्रैक्टिस 20+ ईयर्स की है। अब 20+ ईयर्स का एक कोटा बनेगा, फिर 20+ ईयर्स वाले में से सैम्पलिंग होगी, ठीक है जी। या ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो एक कोटा बन जाएगा, उसमें से फिर फर्दर सैंपल निकलेगा, ठीक है। सही है, सैम्पलिंग क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? यस सर। ऑलराइट जी। देन डेटा कलेक्शन एंड डेटा सोर्सेस, हमारे पास डेटा सोर्सेस की हमने बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें कि हमने देखा था कि प्राइमरी हम अपना डेटा स्पेसिफिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट होगा, सेकेंडरी जो हमारे पास कहीं और से डेटा आ रहा होगा, ठीक है जी। इंटरनल हमारा जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वहाँ से जनरेट होगा, एक्सटर्नल में दूसरी पार्टी की सोर्सेस आ जाएंगी। इसमें फर्दर एग्जांपल्स आप छोटे छोटे से पैराग्राफ है आपके जो चैप्टर मैंने आपसे शेयर किया है LMS पर,
उसके पेज नंबर 83 से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ ये देख लीजिएगा डेटा सोर्सेज। फर्दर एग्जाम्पल्स भी सारी दी हुई हैं, प्राइमरी की, इंटरनल की, एक्सटर्नल की, सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एक टेबल की फॉर्म, एक बड़ी सी टेबल है, तो उस पर आप एक नज़र मार के आपको फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक जी। देन डेटा कलेक्शन हमारे पास मार्केटिंग में जो है वो सर्वे फॉर्म पे होता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की फॉर्म में होता है। सर्वेस आपने यकीनन जो है वो देख रखे हैं, बहुत सारे सर्वेस आपने देख रखे होंगे जिसमें कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज के थ्रू भी हो रहा होता है, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यूज के थ्रू भी होता है, अच्छा फोकस ग्रुप के तहत भी होता है और वन ऑन वन इंटरव्यू के तहत भी होता है। लेकिन चूंकि सर्वे एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है, एज एन एडवांटेज स्टैंडर्डाइजेशन होती है। अगर किसी से हम वन टू वन इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास एक डेटा कलेक्शन फॉर्म, सर्वे फॉर्म या क्वेश्चनर फॉर्म एक डिजाइन होता है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है ताकि हर रिस्पोंडेंट तक एक ही स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन जा सके। ठीक है जी। अब इसमें फर्दर दो चीज़ें आती हैं, वेलाइबिलिटी आती है और वैलिडिटी आती है। जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसकी रिपीटेबिलिटी कितनी है उस इंफॉर्मेशन की, वो डिटरमाइन करते हैं। तो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर SPSS वगैरह हमें कैलकुलेट करके दे देता है ये चीज़ें। तो वेलाइबिलिटी हमारी अमूमन होनी चाहिए 0.85 से अबव। तो अवेलेबिलिटी हम इस तरह से करते हैं, लेट से कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे अभी फिल करवाना है, आपसे इंफॉर्मेशन ले लेना है। ठीक है जी। सैंपल साइज से भी हटके, सैंपल साइज से भी छोटा इसका साइज रख के, नाउ लेट से कि 100 की आपकी क्लास है, सैंपल साइज मेरा बनता है 70। तो फर्दर मैं 15 to 20 ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर दूंगा जिनसे मैं आज ये फॉर्म फिल करा देता हूँ। ठीक है जी। आज ये फॉर्म फिल करा के देन फर्दर 7 डेज के बाद दोबारा मैं आपसे ये फॉर्म फिल कराऊंगा। और जो 7 डेज पहले फॉर्म फिल कराया है और जो 7 डेज के बाद जो फॉर्म फिल कराया है, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। इस दोनों में जो रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें देखा जाएगा कि इन दोनों की सिमिलरिटी कितनी आई है, रिपीटेबिलिटी कितनी है इन क्वेश्चनर्स की। ठीक है। इससे क्वालिटी डिटरमाइन होती है हमारे क्वेश्चनर्स की। जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इसका अवेलेबिलिटी का, उसका एक अच्छा सा नाम भी है। ओके, मेरा तो 0.85 से अबव शायद आना चाहिए। अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं और वैलिडिटी उस क्वेश्चनर की एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले जाते हैं। लेट से कि अगर मैं क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड अगर मैंने कोई क्वेश्चनर बनाया तो उसकी वैलिडेशन में कराऊंगा एक्सपर्ट्स से। वो फिजिशियंस भी हो सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो जिस तरह के पेशेंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं उसका जो स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर है वो उसको वैलिडेट करेगा कि जी हाँ आपके जो क्वेश्चन है वो ठीक है, इन क्वेश्चंस की वर्डिंग्स ठीक है, इन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आपने दिए हैं ये ऑप्शंस ओके हैं, ये आप ऑप्शंस जो है जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेट से कि अगर ये दो ऑप्शन इस क्वेश्चन में ना होते तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता इन दो के अलावा, यानी कि या तो वो सिर्फ लेस देन 1 आवर बता सकते थे या मोर देन 4 आवर बता या सकते फिर थे। मोर देन 4। तो ये चीजें तो देखी जा रही होती हैं वैलिडिटी में। फील्ड एक्सपर्ट और एकेडमिक एक्सपर्ट से फिर चीजें वैलिडेट कराई जाती हैं, उनके ओपिनियंस लेके, उनकी ओपिनियंस की नज़र में चीजें फर्दर इम्प्रूव करके उनके साइन और स्टेप के साथ एक कॉपी अपने पास रखी जाती है क्वेश्चनर की, जो अप्रूव होती है एज अ वैलिडेटेड क्वेश्चन। ठीक है जी। देन हमारे पास एडवांटेजेस इसके हो गए 5 एडवांटेजेस। स्टैंडर्डाइजेशन की हमने बात कर ली, इजी टू एडमिनिस्टर है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सामने मौजूद हैं, आप पर्सनली एडमिनिस्टर्ड है, यानी कि रिस्पोंडेंट ने खुद से भी भरने का, अगर आपने प्रोसीजर सेलेक्ट किया वो खुद से फिल करेगा, या अगर इंटरव्यू बेस है तो भी उसको फिल करना और इंफॉर्मेशन लेना जो है उससे आसान है।
अच्छा जी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है सर्विस से, आल्सो इट इज़ नॉट एज गुड एज इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप्स, लेकिन फिर भी सर्वे में से निकल के आती है। अगर